इराक़ ने 60 की दिहाई में अपने एटमी प्रोग्राम का आगाज़ किया और 1970 में यह फ़ैसला किया गया कि एटमी रिएक्टर हासिल करके एटमी प्रोग्राम को वसअत दी जाएगी। इस मकसद के लिए फ़्रांस और इटली की हुकूमतों के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया गया, मगर बिलतरतीब फ़्रांस की हुकूमत को गैस कूल्ड ग्रेफाइट मॉड्यूलेटेड प्लूटोनियम प्रोड्यूसिंग रिएक्टर और रीप्रोसेसिंग प्लांट और इटली की हुकूमत को सरीन रिएक्टर की फ़रोख्त पर कायल करने पर इराक़ी हुकूमत नाकाम रही। मगर बाद में ओसाइरिस रिएक्टर और 72 किलोग्राम यूरेनियम की फ़रोख्त का माहिदा तय पा गया, मगर फ़्रांस ने यह शर्त रखी कि इराक़ी अमला को फ़्रांसीसी साइंसदान ज़रूरी तरबियत फ़राहम करेंगे। इस माहदे की कुल लागत $300 मिलियन थी और 1976 में यह माहदा फाइनलाइज हो गया। 1979 में इराक़ में अल-तवैता के मकाम पर एटमी प्लांट की तामीर शुरू हुई। फ़्रांस ने ओसाइरिस के आखिरी अल्फाज को हटाकर इराक़ के आखिरी अल्फाज लगा दिए, इस तरह इसका नाम ओसीरैक पड़ गया। मगर इसराइली जो इस बात से खौफज़दा थे कि इराक़ एटम बम बनाएगा और इसराइल को तबाह करेगा, मोसाद के एजेंटों ने फ़्रांस की बंदरगाह पर मौजूद एटमी प्लांट जो कि इराक़ रवाना होने वाला था बम नस्ब करके तबाह कर दिया। इसके बाद इराक़ के एटमी प्रोग्राम के सरबराह यह्या अल-मशदी को, जो कि पेरिस के एक होटल में काम वज़ीर थे, सर पर भारी भरकम एशरे मारकर कत्ल कर दिया गया। बावजूद इसके कि इराक़ और फ़्रांस ने बार बार इस बात का इजहार किया कि यह प्रोग्राम पर अमन मकासद के लिए ही है, इसराइल यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। जब इराक़ ने एटमी रिएक्टर के हसूल की कोशिशें तेज़ की तो इसराइल के अंदर ये बहस शिद्दत अख्तियार कर गई कि किसी तरह इराक़ को एटमी ताकत के हसूल से रोका जा सके। 1977 में जब मंचम बैगन इक़्तिदार में आए तो इराक़ पर बरह रास्त फ़िज़ाई हमला करने की कोशिशों में तेज़ी आ गई। इस मकसद के लिए इसराइल में उस इराक़ की तर्ज का और उसी हुजम का एक एटमी रिएक्टर तामीर किया गया और उसे फ़िज़ाई हमला से तबाह करने की कोशिशें की गईं। इसका मकसद ये था कि जब उस इराक़ पर हमला किया जाए तो किसी किस्म का सुकून बाकी ना रहे। इन अमली मशकों के दौरान 3 इसराइली पायलट जान से हाथ धो बैठे। इसी दौरान इसराइल ने सरतोड़ कोशिशें की कि किसी तरह एटमी रिएक्टर की इराक़ की फ़रोख्त को रोका जा सके, मगर उसे किसी किस्म की कामयाबी ना मिल सकी। इसके बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इराक़ पर सर्जिकल स्ट्राइक का हतमी फ़ैसला कर लिया। इसी दौरान इराक़ जंग का आगाज़ हो गया। 30 सितंबर 1980 को 2 ईरानी तैयारों ने ओसीरैक एटमी प्लांट पर हमला किया और इस डर से कि कहीं ताबकारी असरात ना फैलें मेन बिल्डिंग को तबाह ना किया, मगर बाकी हिस्से बशमूल सेंट्रीफ्यूजेस बुरी तरह से मुतासिर हुई। ये तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ था कि किसी दूसरे मुल्क के एटमी प्लांट पर हमला किया गया। ट्रीटा पारसी, जो कि एक मशहूर मुसन्निफ़ है, अपनी किताब ट्रीचरस अलायंस द सीक्रेट डीलिंग ऑफ ईरान, इसराइल एंड द USA में लिखते हैं कि आला इसराइली हुकाम ने आयतुल्लाह ख़मीनी के नुमाइंदों से मुलाकात की। यह मुलाकात इसराइल के इराक़ पर हमला से 1 माह कबल की गई। इस खबर का सोर्स एरी बिन मनाशे, एक आला इसराइल के सरकारी एहलकार थे। इस मुबैना मीटिंग में ईरान ने ओसीरैक एटमी रिएक्टर से मुतल्लिक़ तमाम ज़रूरी मालूमात फ़राहम की और यह माहिदा भी तय पाया कि अगर इसराइली तैयारे को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी तो वह तब्रेज़ के एयरपोर्ट पर उतर सकेंगे। यह हमला इतना आसान नहीं था। इसराइली अड्डे ओसीरैक के मकाम से 600 मील दूर के फासले पर थे और इस दौरान उन्हें सऊदी अरब और उर्दन की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी भी करना पड़ती और यह ख़तरा था कि इसराइली तैयारों को फ़िज़ा में ही तबाह किया जा सकता है। लिहाजा 8 F-16 और 6 F-15 बमबार तैयारों को रवाना करने का फ़ैसला किया गया। किसी भी दूसरे मुल्क पर सर्जिकल स्ट्राइक करना आसान नहीं होता। इसराइल को यह भी डर था कि आलमी रद्द-ए-अमल बहुत खौफनाक आएगा, लिहाजा इस बात को लेकर इसराइल में बहुत बहस हुई, मगर मंचम बैगन जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने ये कहकर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात रद्द कर दिए कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि इराक़ 2 साल तक एटम बम तैयार कर लेगा, लिहाजा यही वक्त है कि एटमी रिएक्टर ओसीरैक को तबाह कर दिया जाए। यहाँ पर ईरान एक बार फिर सामने आया और 1980 में जो एटमी रिएक्टर पर उसने हमला किया था, इस दौरान फ़िज़ा से ली गई तस्वीर को इसराइली हुकाम के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीर न सिर्फ मौसर साबित हुई बल्कि इराक़ के एटमी रिएक्टर पर हमले के लिए बहुत ज़्यादा मुहल्लिक भी साबित हुई। क्योंकि इराक़ ईरान के साथ जंग में मसरूफ़ था, लिहाजा इराक़ी एयरफोर्स ये नोटिस ही न कर सकी कि इसराइली तैयारे रोज़ाना की बुनियाद पर इराक़ी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसकी वजह यह थी कि इराक़ के रडार सऊदी अरब के साथ मुल्हक़ा इलाके को कवर नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि सऊदी उनके साथ जंग नहीं करेगा। लिहाजा इस बात का इल्म इसराइल को हो गया और इसराइली तैयारों ने इसका फ़ायदा उठाया। वो मकाम जहाँ पर रडार काम नहीं कर सकते उसको ब्लाइंड एरिया कहा जाता है और सऊदी अरब और इराक़ की हदूद के साथ साथ जो इलाका था वो ब्लाइंड एरिया बन चुका था।
यहाँ पर दो वाक़यात ऐसे हुए जिन्होंने इसराइल के उस इराक रिएक्टर पर हमले को यकीनी बना दिया। एक तो अमेरिका ने F-16 त्यारे जो कि रज़ा शाह पहलवी को फ़रोख्त करने थे, वो इस्लामी इनकलाब की वजह से इसराइल को फ़रोख्त कर दिए। दूसरा, 1981 में ईरान के त्यारों ने इराकी हवाई अड्डे पर हमला किया और 48 के करीब त्यारे तबाह कर दिए। इराक के लिए इतना बड़ा धचका था कि इराक की फ़िज़ाई ताकत ख़त्म होकर रह गई। इसराइल जान गया कि इराक अब इतनी ताकत नहीं रखता कि वो इसराइल पर जवाबी हमला कर सके। 7 जून 1981 को 8 इसराइली F-16 त्यारों ने उस इराक पर हमला किया। उनकी मदद के लिए 6 F-15 बमबार त्यारे भी साथ थे। हर त्यारे ने 2-2 हज़ार किलोग्राम के 2-2 बम गिराए, यानी टोटल 16 बम उस इराक के एटमी रिएक्टर पर गिराए गए, जिसमें से 2 हदफ पर ना गिर सके और 2 उस मकाम के साथ, उस बिल्डिंग के साथ टकराते ही फ़िज़ा में तबाह हो गए। बाकी 12 बमों ने उस इराक रिएक्टर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इस पर UN सिक्योरिटी कौंसिल ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया और ये रद्दअमल इतना शदीद था कि आप हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका ने 4 F-16 त्यारों की फ़रोख्त इसराइल को रोक दी, मगर 2 माह बाद ही ये त्यारे दोबारा फ़रोख्त कर दिए गए। इसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि इसराइल पर बहुत सख्त मुआशी पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, मगर अमेरिका ने इसको भी वीटो कर दिया। आलमी दुनिया का दोहरा मेयार और मुनाफ़कत भी मुसलमानों को मुत्तहिद ना कर सकी और इराक जो एक अजीम ताकत थी, सिर्फ़ अपने मुल्कों के साथ, अपने बरादर इस्लामी ममालिक के साथ लड़ाई की वजह से ना सिर्फ अपनी फ़ौजी ताकत को उसने कमज़ोर कर दिया, बल्कि आने वाले वक्तों में जो अंजाम सद्दाम हुसैन का हुआ वो भी तारीख़ कभी नहीं भूलेगी।